बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपने लेक्चर्स को आप पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपकी एफर्ट्स को कबूल फरमाए। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कुछ हमने डेरिवेटिव्स की एडिशनल इंटरप्रिटेशंस देखनी है और उसके बाद द फर्स्ट डेरिवेटिव यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हमने चेक करना है फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से, और सेकंड डेरिवेटिव की मदद से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो हमने चेक करना है। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ी थी और उसमें क्या क्या रूल्स थे, वो सारे हम एक नज़र उन पे दौड़ा लेते हैं। जी, सबसे पहले तो कुछ हमने रूल्स पढ़े थे डिफरेंशिएशन के, एक्स्ट्रा रूल्स पढ़े थे। एक्स्ट्रा इसलिए थे कि उससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने सिर्फ वेरिएबल की फॉर्म में चीज़ें देखी थी और सिंपल जो आपके किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो फिर डेरिवेटिव क्या होता है और उस तरह के बेसिक रूल्स थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन के हिसाब से रूल्स पढ़े थे कि किसी की फंक्शन पे पावर हो तो फिर डेरिवेटिव कैसे होगा, कोई फंक्शन ही एक्सपोनेंशियल के ऊपर हो यानी वो जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो ई की पावर में हो तो फिर डेरिवेटिव कैसे होगा, अगर नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है तो फिर डेरिवेटिव कैसे होगा। फिर हमने u इंटू वी और u और v की फॉर्म्स पढ़ी थी और उसके बाद हमने जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेन रूल पढ़ा था जिसके तहत ये था कि एक फंक्शन जो है y जो है वो फंक्शन है u का और u जो है वो आगे से फंक्शन है x का। तो हम y से dy बाई du फाइंड करते थे और u से du बाई dx फाइंड करते थे। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते थे तो हमें dy बाई dx मिल जाता था। तो ये हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें यहाँ तक पढ़ी थी। कुछ एडिशनल रूल्स पढ़े थे जिसमें पावर, एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉगरिथमिक रूल्स थे और चेन रूल था। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो हमने देखनी है कि द फर्स्ट डेरिवेटिव से हमें क्या पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग बिहेवियर रख रहा है या डिक्रीजिंग बिहेवियर रख रहा है 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ फंक्शन एक्चुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव को पढ़ेंगे इसलिए कि हमने कनकेविटी को पढ़ना है। तो सेकंड डेरिवेटिव की मदद से हम कनकेविटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, जो हमने पहले भी कनकेव अप कनकेव डाउन देखा हुआ वो सिर्फ ग्राफ की हद तक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड थी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला कोएफिशिएंट था ए, उसकी वैल्यू का नेगेटिव होना और पॉजिटिव होने से कनकेव अप कनकेव डाउन देखा था। वो सिर्फ पैराबोलिक फंक्शन की बात थी, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी। ठीक है, अब चूँकि एक फंक्शन है हो सकता है ये इसमें कर्व्स ऐसे मूव करती चली जाए। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में फिर हमें उसमें ये देखना होता है कि ये कहाँ कनकेव अप है, कहाँ कनकेव डाउन है। तो ये इस तरह ये डाउन है तो यहाँ अप है, तो यहाँ डाउन है। तो ये वो कॉन्सेप्ट सारा इसमें अभी हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव की मदद से हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी देखेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ये हम आगे जाके अभी इनको देखते हैं। तो ये हमने मेजर 3 चीज़ें हमने अपने इस लेक्चर में देखनी है। जी, एडिशनल इंटरप्रिटेशंस के अंदर हमारी पहली चीज़ है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन से मुराद है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो इंक्रीजिंग किसी भी इंटरवल पे इंक्रीजिंग जो है वो कब होगा, जब वो उस इंटरवल की छोटी वैल्यू पे छोटा आंसर दे और बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर दे। ठीक है, मतलब कि अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, मतलब x1 3 है, x4 2 जो है वो 4 है, तो अगर फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद 3 के अगेंस्ट वैल्यू 7 आती है तो फिर 4 के अगेंस्ट वैल्यू जो है वो फर्ज करें 16 आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के बढ़ने से x जब बढ़ के हमारे पास x जब बढ़ते बढ़ते x2 हुआ तो फंक्शन की वैल्यू भी 7 से बढ़ के 16 पे चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इंक्रीजिंग बिहेवियर है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये होता है कि जो अगर उसके पॉइंट्स, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से छोटा है तो छोटे पॉइंट पे फंक्शन का छोटा आंसर आएगा, बड़े पॉइंट पे फंक्शन का बड़ा आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
जब x1 पुट किया तो ये फंक्शन का जवाब है, और जब x2 पुट किया जैसे पॉइंट बढ़ा है तो फंक्शन का जवाब भी ऊपर चला गया है। इसका मतलब इसमें x के बढ़ने से y एक्सिस में भी चेंज इंक्रीजिंग बिहेवियर है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और उसमें वो क्या बता रहा है, इफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f डैश इज पॉजिटिव, इस सूरत में क्या होगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा थ्रू द इंटरवल, देन द स्लोप इज पॉजिटिव एंड f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल। उस पूरे इंटरवल के दौरान उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इंटरवल से मुराद क्या हो सकता है कि आगे किसी इंटरवल में वो डाउन हो जाए, तो वो इसलिए इंटरवल की बात कर रहे हैं। सो इंक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रही है एक स्पेसिफिक इंटरवल के हिसाब से। इसी तरह हमारे पास दूसरी चीज़ है डिक्रीजिंग, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन में f ऑफ y जो f ऑफ x इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर एक छोटा पॉइंट है, ठीक है, उसके ऊपर एक फंक्शन का आंसर f ऑफ x मान आया है, ठीक है। जब आपने उसके पॉइंट को बढ़ाया है, यानी x2 अब बड़ा पॉइंट हो गया, लेकिन वो पुट करने से फंक्शन का जवाब पिछले जवाब से छोटा हो गया। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जब आपने 3 रखी तो फंक्शन का जवाब 16 आया, और जब आपने x की वैल्यू बढ़ा के 4 की तो फंक्शन का जवाब 7 आया। इसका मतलब क्या हुआ, 3 पे 16 आया तो 4 पे 7 आया, तो ये उलट हिसाब है ना। इनपुट बढ़ रही है तो फंक्शन का जवाब उसकी वजह से कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो इसका मतलब इसमें डिक्रीजिंग बिहेवियर है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह फंक्शन डाउनवर्ड ये ट्रैवल करता है कि x1 के ऊपर अगर फंक्शन की ये वैल्यू थी तो उसके बाद x2 पे फंक्शन ने ये वैल्यू अटेन कर ली। इसका मतलब ये बढ़ने से ये कम हो रहे हैं, तो इनमें डिक्रीजिंग बिहेवियर है। और उस सूरत में क्या होगा कि किसी भी दो इंटरवल के दरमियान जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा थ्रू आउट द इंटरवल, ठीक। और स्लोप नेगेटिव होने की वजह से हम कहेंगे कि इसमें एक डिक्रीजिंग बिहेवियर है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है जनाब। ओके, उसके बाद जनाब हमारे पास आ गया आता है रिलेशनशिप बिटवीन सेकंड डेरिवेटिव एंड कनकेविटी, ठीक है। आपने कनकेविटी और सेकंड डेरिवेटिव का क्या रिलेशन है उसमें हम देखते हैं। पहले तो हमने कनकेविटी उसमें सिर्फ देखी थी जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फंक्शन था। अब यहाँ जनरल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी, ये वो, तो वो एक इंटरवल के अंदर की बात होगी। तो वो कह रहा है कि अगर हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो लेस देन 0 आ जाए एक खास इंटरवल के दरमियान, ठीक है, सो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कनकेव डाउन ओवर द इंटरवल, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये खास इंटरवल है, ये यहाँ तक, ठीक है, ये मतलब ये यहाँ से लेके ये जो x की ये वैल्यूज़ है, ये पूरी रेंज, ये यहाँ से और ये, इनके दरमियान आप अगर फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, ऐसे जो है वो एन शेप एक फंक्शन बना रहा है या उल्टा यू शेप बना रहा है। तो इसके दौरान क्या होगा, इस इंटरवल के दौरान आपका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब है कि इस इंटरवल के दरमियान ये कनकेव डाउन है। उसके बाद इसी इंटरवल से लेके, ठीक है, इसी इंटरवल से लेके आगे एक और ख़ास इंटरवल है, वहाँ पे कोई वैल्यू है, उसके दरमियान इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दरमियान ये कनकेव अप है, ठीक है। अब एक ऐसा भी मुकाम आता है कि जहाँ से ये इसकी कनकेव डाउन वाला बिहेवियर ख़त्म होता है और उसके बाद ये कनकेव अप वाला बिहेवियर स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी जहाँ से ये कर्व अपना जो वो पॉइंट ऑफ कनकेविटी है वो चेंज करती है, ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट से मुराद ये होती है कि देखें इस पॉइंट से पहले नेगेटिव था, इस पॉइंट के बाद सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, तो कोई ऐसा लम्हा आया होगा ना जहाँ से वो नेगेटिव से कहीं 0 पे रुका होगा, यानी वो डेरिवेटिव 0 हुआ होगा और फिर उसके बाद पॉजिटिव की तरफ गया होगा। तो इसका मतलब जहाँ पे वो 0 हो रहा है वो एक खास पॉइंट है, ये दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इस वजह से यहाँ सेकंड डेरिवेटिव 0 है। पता ये चला कि अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाए तो वहाँ पे जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, इसका मतलब है वो सारी कर्व उस इंटरवल के दरमियान कनकेव डाउन है।
और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं उस इंटरवल के दरमियान वो कनकेव अप है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये ग्रेटर देन 0 बताया गया है कि इंटरवल के दरमियान, और फिर क्या कहा गया है कि फॉर एनी पॉइंट एक्स सी विद इन द इंटरवल सेट टू बी कनकेव डाउन एट दिस। ठीक है, कि उस इंटरवल के दौरान वो कनकेव डाउन है। ठीक, और उस पॉइंट पे भी। उसके बाद आगे आता है कि अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि ना तो वो कनकेव अप है ना कनकेव डाउन है, तो कनकेविटी का कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ हो सकता। इसका मतलब है कि उसके अंदर कनकेविटी है ही नहीं, वहाँ पे एक पॉइंट पे रुक गया। सो दैट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये वो यहाँ पे आपको बात बताई गई। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की मजीद वजाहत ये नीचे दी हुई है, आप इसको देख सकते हो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट ऑफ द कर्व एट विच द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर अकरेंस, यानी कनकेव अप टू कनकेव डाउन और कनकेव डाउन टू कनकेव अप। तो ये अगर इस फॉर्म में है, अब इसने यू शेप होना है। एन शेप से यू शेप होने में, या यू शेप से एन शेप होने में, या इस फॉर्म से इस फॉर्म में होने में जो एक लम्हा आता है ना जिसपे ये बिल्कुल अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होता है, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, तो इसको कैसे फाइंड करना होता है? आप सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं और उससे जो पॉइंट आता है हम कहते हैं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, सो फर्दर डिटेल्स जो है वो 734 से 743 पेज पे आप बुक के देख सकते हैं। यानी ये जो ऊपर के टॉपिक से इनसे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे जो आपके पेज नंबर 743 पे है जी। इसमें देखें कि हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ये जो नीचे सवालों में दिए हुए हैं, डिटरमिन वेदर f is increasing और डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू 1। क्या x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या इसका बिहेवियर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है फंक्शन का। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आप x की वो वैल्यूज फाइंड करें जिसपे x इंक्रीजिंग हो। फिर सी पार्ट में वो कह रहा है कि वो वैल्यू फाइंड करें जिन पे वो डिक्रीजिंग हो, और डी पार्ट में कह रहा है ना डिक्रीजिंग हो ना इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो ये आपने ये क्वेश्चन है इसका। अब हम देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, लिखा हुआ है 20 - 4x। पहला पार्ट हमने क्या देखना है कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, कि हम इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हमने चेक करना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव आ गया -4। अब इस डेरिवेटिव के ऊपर हमने चूंकि x इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो 1 हमने इसमें जब पुट किया तो चूंकि ये कांस्टेंट जवाब है तो 1 के ऊपर भी ये कांस्टेंट है, 1000 के ऊपर ये भी ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी नंबर पुट करें तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें 1 पुट किया तो डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, इसका जवाब लेस देन 0 है, जिसका मतलब है जो कि -4 लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ना सिर्फ 1 पे बल्कि कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करें ये डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। और इन अदर वर्ड्स ये एक सिंपल जो फंक्शन है ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें स्लोप नेगेटिव है, तो उसने डिक्रीजिंग ही होना था किसी भी पॉइंट पे, इसका ग्राफ यूँ नीचे की तरफ आएगा। सो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। फिर दूसरा वो कह रहा है कि x फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका जवाब तो हमें पहले पार्ट से मिल रहा है कि जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही जो है वो नेगेटिव है तो ये तो डिक्रीजिंग है किसी भी पॉइंट पे, तो ये इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता। तो वो कह रहा है कि देयर आर नो सच वैल्यूज ऑफ x एट विच एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज फंक्शन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम पार्ट ए। पार्ट ए ने बता दिया कि वो हर नंबर पे डिक्रीजिंग है। तो सी पार्ट में कह रहा है कि फॉर विच एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, वो कह रहा है कि हर नंबर पे वो हर रियल नंबर पे वो डिक्रीजिंग है। क्यों? कि हम ये बता चुके हैं कि एक तो ये लीनियर इक्वेशन थी, दूसरा इसका जो स्लोप निकला है उसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है कि मैं नंबर पुट करके वो चेंज होता रहेगा, कोई भी नंबर पुट करें वही आएगा। तो सी का जवाब भी आपको ए पार्ट से मिल सकता है कि ये हर नंबर पे कोई भी नंबर इसमें आप पुट करें इसका जवाब -4 रहेगा, इसलिए ये हर नंबर पे डिक्रीजिंग है। आखिर में वो कह रहा है कि कोई ऐसा नंबर जिसपे ना ये इंक्रीजिंग हो ना ये डिक्रीजिंग हो, तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं क्योंकि हर नंबर पे तो ये डिक्रीजिंग है। सो इसका कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसपे यहाँ ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग। ठीक है जनाब, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 15x + 16। ये भी बिल्कुल उस तरह क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या होगा
कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी आप इसको देखेंगे उन्हीं लाइंस पे। तो ये इंक्रीजिंग किस पे है जी, जाहिर है ये कांस्टेंट स्लोप आ गया, कोई भी नंबर पुट करें इसने कांस्टेंट रहना है, तो ये हर रियल नंबर पे इंक्रीजिंग है। लेकिन ये डिक्रीजिंग किसी पे भी नहीं है, क्योंकि जो जब डिक्रीजिंग है ही नहीं तो हम इसको किसी नंबर पे क्या सोचेंगे, हर नंबर पे इंक्रीजिंग है। और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसपे ना ये डिक्रीज करे ना इंक्रीज करे, इसने इंक्रीज ही करते जाना है क्योंकि इसका बिहेवियर लीनियर जो है वो लाइन है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, उसमें इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना, आपने डेरिवेटिव लिया वो 2x - 3 आ गया, ठीक है। 2x - 3 जब आपने लिया, अब क्या हुआ, पहले तो ये देखिए ये फंक्शन कौन सा होगा, इसका कांस्टेंट जो है ना, ये कोएफिशिएंट ये 1 है, तो ये कनकेव अप एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसका अब आपने जब इसमें 1 पुट करना है तो 1 के ऊपर इसका जवाब क्या आ गया, -1, ठीक है। तो -1 से क्या शो हुआ कि इस फंक्शन में अगर 1 पुट किया जाए तो 1 के ऊपर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। यानी अगर ये यहाँ पे मैं इसको कहूँ ना, यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, तो मैं कहूँ तो ये देखिए यहाँ से अभी ये डिक्रीज होकर यहाँ आ रहा है, तो ये इसका मतलब इसका बिहेवियर यहाँ डिक्रीजिंग है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है। फिर वो कह रहा है कि वो कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जाहिर है जब ये क्वाड्रेटिक है तो इसने कहीं से बाद में u भी बनना है ना, कहीं पे ये इंक्रीज भी होगा, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है कि जब वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। हमने 2x - 3 को पॉजिटिव रख लिया ग्रेटर देन 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, और हमने कहा कि 1.5 एक ऐसी वैल्यू है 1.5 x की कि उसके बाद ये सारा ही इंक्रीजिंग है। ये वो कॉन्सेप्ट है कि x इज ग्रेटर देन 1.5, जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग कहाँ है, ज़ाहिर है इसके उलट में डिक्रीजिंग है, ठीक है। और ये इसके ऊपर क्या है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये जो है वो सिंपल हमें 0 रखेंगे तो हमें ना इंक्रीजिंग मिलेगा ना डिक्रीजिंग मिलेगा। इसका मतलब कि ये वो पॉइंट है जो इसका कटिंग पॉइंट है, ठीक है, कटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे आपके पास x = 15 आ गया कि इस पॉइंट पे, यानी ये उन दोनों का ना क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ से वो अपना इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग चेंज हो रहा है। तो ये हमें पता चला कि इसके ऊपर डेरिवेटिव 0 है। क्यों कि जब आप यहाँ पे ये यू शेप यहाँ बन रही होती है तो इसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव इस जगह 0 आ रहा होता है और वो पैरेलल टू x एक्सिस है। सो यहाँ पे इसको 0 रखेंगे तो x = 1.5 पे अगर आप डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप क्यूबिक फंक्शन है, तो ये आपने डेरिवेटिव लिया जब, तो फिर आपने क्या किया, इसके अंदर 1 पुट करने से आपका जवाब 2 आ गया। तो आपने कहा कि ये 1 के ऊपर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है आपके सामने। फिर कौन सा था, अब बी सी डी इकट्ठे क्यों करने पड़ रहे हैं, वजह यह है कि अब यहाँ पे हमारे पास वो जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, वो यहाँ पे रीजन्स बनेंगे। इसको ज़रा गौर से देखिएगा। कह रहा है बताएं कि x की कौन सी वैल्यू की जिसके ऊपर f(x) इंक्रीजिंग हो यानी b पार्ट, डिक्रीजिंग हो यानी c पार्ट, और ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग हो यानी d पार्ट। तो ये तीनों चूंकि एक वक्त में एक्सप्लेन होंगे इसलिए इकट्ठे लिख दिए। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करें, पहला डेरिवेटिव 0 हो जाए, तो ये 0 रखा तो आपके पास यहाँ ओपन होके x की 2 वैल्यू आई, एक x = 0 x = 1। अब आपने ये ज़रा गौर से समझना है इसको। अब आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, एक 0 आया है एक -1 आया है, तो आपने ये x की वैल्यू 0 यहाँ पे रख दी, x की वैल्यू -1 रख दी और एक नंबर लाइन के ऊपर रीजन डिफाइन कर दी। अब अगर -1 और 0 को देखें तो एक रीजन ऐसा है जो इनके दरमियान है, एक रीजन ऐसा है जो इसके एंड तक इन्फिनिटी है। ये तो 5 चूंकि मैंने टेबल उससे ग्राफ से बनाए हैं तो लिमिट मुझे देनी पड़ी है, अदरवाइज ये सारे -∞ और +∞ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये +∞ आ गया। खैर, तो अब कुछ हैं जो इधर है, तो 3 रीजन बन गए। एक बन गया रीजन 1 जो बनता है -∞ से 1 तक, यानी इनके लोअर मिड क्रिटिकल पॉइंट तक। दूसरा रीजन बनता है -1 से 0 के दरमियान, और तीसरा रीजन बन रहा है 0 से +∞। अब हमने इन तीनों रीजन के अंदर फंक्शन का बिहेवियर देखना है कि वो क्या है।
तो अब हमने बड़ा आसान तरीके के हर रीजन में से कोई सी एक वैल्यू अज्यूम करके आप क्या करें, डेरिवेटिव के अंदर इसे पुट कर दें। जैसे अभी अभी आपने पिछले सवाल में 1 पुट किया था ना, 1 तो गिवन था कि आप डेरिवेटिव में पुट करें। अब हमने रीजन्स में से नंबर डेरिवेटिव में पुट करने। तो अब हमने देखना है कि इस रीजन यानी -∞ से -1 के दरमियान फंक्शन का बिहेवियर क्या है, फिर -1 से 0 के दरमियान क्या बिहेवियर है, और फिर 0 से लेके ऑनवर्ड +∞ के दरमियान क्या बिहेवियर है। तो पहले हमने यहाँ देखें रीजन 1 कंसीडर किया। अब इस रीजन से हमने एक वैल्यू कोई सी -2 जो है वो हमने यहाँ से उठा ली। ये -2 वैल्यू हमने फर्ज किया कि इस रीजन की कोई भी एक डमी वैल्यू अज्यूम वैल्यू उठा लें जो इस रीजन के अंदर से हो। आपने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया तो आपका जवाब क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है, चूंकि इस वैल्यू जो कि इस रीजन के अंदर से वैल्यू है उसके ऊपर ये इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इस रेंज में से कोई भी वैल्यू आप उठाएंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव का जवाब पॉजिटिव आएगा, और जो ये बताएगा कि इस रेंज के अंदर रहते हुए आपका फंक्शन इंक्रीजिंग बिहेवियर रखता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। फिर आप आ जाए दूसरे रीजन पे। अब दूसरा रीजन क्या है, -1 से 0 के दरमियान। अब -1 के 0 के दरमियान आप यहाँ से -1/2 एक वैल्यू ले लें या 0.5 माइनस का ले लें, तो वो आपने जब इसमें पुट किया तो आपका जवाब क्या आ गया, -1/2। अब चूंकि ये <0 आया, इसका मतलब है कि इस रेंज में ये जो रीजन नंबर 2 है, रीजन नंबर 2 में इसका डिक्रीजिंग बिहेवियर है। ठीक है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग बिहेवियर रखता है क्योंकि इसका डेरिवेटिव एट -1/2 जो है ना वो 1/2 -1/2 जवाब आए। तो यूँ ये नहीं करना कि जो पुट करें वही जवाब लाजमी नहीं आता, ये बाई चांस हो रहा है जी। अब हम लेते हैं रीजन नंबर 3। अब रीजन नंबर 3 में अगर हम देखें तो इसके अंदर से हमने 2 वैल्यू ली है। अब ये 2 वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारा जवाब पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है वो >0। इसका मतलब रीजन 3 के अंदर, ठीक है, रीजन जो 3 है उसके अंदर आपके पास इसका जो बिहेवियर है रीजन नंबर 3 में वो आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, सो रीजन नंबर 3 यहाँ पे आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कंसीडर द क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स को 1 बाई 1 अगर हम इनमें पुट करें तो हमारे पास जो आंसर्स हैं 0 आ गए। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और ना ही फंक्शन डिक्रीजिंग। जी आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं, x⁴ + 2x²। अब इसमें क्या करना है, पहले उसी तरीके से हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव के अंदर हमने 1 पुट किया जिस पॉइंट पे हम चेक करना चाह रहे थे, तो जवाब 7 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है x = 7 पे। ठीक है, अब उसके बाद आगे वो उसमें पूछ रहा है कि कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है और कहाँ पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो इसको =0 किया डेरिवेटिव को, x = 0 एक आंसर आ गया। और दूसरा जो जवाब है वो आपके सामने 3x² + 4 = 0 किया, तो यहाँ x² का आंसर माइनस में आ गया, तो अंडर रूट लेने से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट बना, दैट इज 0। ठीक है जी। अब इस 0 पॉइंट को जब हम लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 2 रीजन्स बनेंगे। एक रीजन 1 जो 0 से इन्फिनिटी साइड है और एक 0 से +∞ साइड है। तो अब इन रीजन्स में से हम कोई सी एक वैल्यू इसमें पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल -2 ही पुट करते हैं। तो जब इस डेरिवेटिव में -2 पुट किया तो जवाब -32 आया। इसका मतलब है कि ये डिक्रीजिंग बिहेवियर रखता है रीजन 1 में। और जब राइट साइड पे प्लस साइड की तरफ से 2 पुट किया तो इसका जवाब +32 आया। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग बिहेवियर रखता है। और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर इसका डेरिवेटिव वैसे ही 0 है, तो इसका मतलब है कि ना इस पे ना इंक्रीजिंग है और ना ही ये डिक्रीजिंग बिहेवियर रखता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरीके से आपने डेरिवेटिव लिया और फंक्शन में 1 पुट किया डेरिवेटिव फंक्शन में, तो जवाब -256 आ गया। इसका मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर इसमें डिक्रीजिंग जो है वो बिहेवियर है। ठीक है, एक डिक्रीजिंग बिहेवियर है इसके अंदर। जी आगे B, C और D जो पॉइंट्स हैं वो इकट्ठे ही हैं कि वो आप ये बताएं कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है और कहाँ पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो वो जो डेरिवेटिव है 4 × x - 5 इसको हमने = 0 रखा, तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला जो कि 5 वैल्यू मिली। अब 5 के अलाउंग ये हमारे पास 2 रीजन बन गए, एक <5 एक <5। तो रीजन 1 के अंदर से हमने कोई वैल्यू पुट की, जैसा 2 पुट कर रहे हैं तो ये सॉल्व किया तो -108 आया। इसका मतलब 2 के ऊपर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है रीजन 1 में। और जब
5 से बड़ी को वैल्यू पुट की, जैसे 7 है, तो उसकी तरफ चूंकि ये जवाब 32 आया ग्रेटर देन 0, तो रीजन 2 के अंदर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर तो ना ये इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसके ऊपर इसका जवाब 0 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे कह रहे हैं कि ये जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं इनके ऊपर आप फंक्शन यूज सेकंड डेरिवेटिव टू डिटरमिन द कनकेविटी कंडीशन एट x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +1। इसमें हमने क्या करना है, हमने पहले फंक्शन लिया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसके साथ ही सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि कनकेविटी का ताल्लुक सेकंड डेरिवेटिव से है, तो हमने सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। अब हमने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव में ये -2 पहले पुट कर दिया, तो -2 जब आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो जवाब आया 24। इसका क्या मतलब कि -2 के ऊपर चूंकि सेकंड डेरिवेटिव का जवाब ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये फंक्शन x इक्वल टू -2 भी अगर हम इसकी शेप देखें हमें कनकेव अप नजर आएगा। उसके बाद वो कह रहा है x इक्वल टू +1 पे, जब आपने फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में +1 पुट किया, ठीक है, तो आपको जो जवाब है वो मिल गया -12। ठीक है, आपको जवाब क्या मिला, -12। तो हमें इस -12 से पता चला कि हमारा जो इसका ग्राफ है वो कनकेव डाउन एट x इक्वल टू 1 पे। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे, ये जो पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, गिवन पॉइंट्स, क्रिटिकल नहीं, जो गिवन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर -2 पे ये कनकेव अप है और 1 के ऊपर ये कनकेव डाउन है। जी, क्वेश्चन नंबर 32 भी इसी तरीके से आपके पास, आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, वो 10x + 3 आ गया, सो -2 पुट करेंगे तो जवाब जो है वो -17 आ गया, जिसका मतलब कनकेव डाउन है -2 पे, और 1 पुट करेंगे जवाब 13 आया, इसका मतलब कनकेव अप है +1 पे। तो ये एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी e की पावर x ही रहेगा। तो जब आपने -2 पुट किया तो इसका जवाब प्लस में आया, और 1 पुट किया फिर भी जवाब प्लस में आया। इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर इसकी कनकेविटी कनकेव अप ही रहेगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 40 आप कर लेंगे। 41 में नेचुरल लॉग था, जब आपने सेकंड डेरिवेटिव तक गए तो -1 और x² आया, सो -2 पुट किया तो जवाब लेस देन 0 आ गया, +1 पुट किया तो तब भी जवाब लेस देन 0 आ गया, तो दोनों सूत्रों में ये कनकेव डाउन हो गया। सो ये आज का आपका लेक्चर था। इंशाल्लाह इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप इन्हीं लाइंस पे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा थ्रू फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ठीक है, आज तो हमने सिर्फ फंक्शन को ये देखा था कि फंक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इंक्रीजिंग बिहेवियर और कहाँ डिक्रीजिंग बिहेवियर है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा, इसके दौरान जो कोई आपके क्वेश्चंस हो हम इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको अजर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।